हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो रसायन है उसका जो बेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसमें भी आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, अगर कोई भी दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक रूल होता है, नियम बना होता है, जिसको हम लोग फॉलो करके आगे पढ़ते जाएंगे। तो ये जो नियम है वो टोटल 5 नियम है। इन 5 नियमों में से जो 2 नियम है वो तो बहुत सरल है। पहला नियम आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, बहुत इजी है। और लास्ट के जो 2 नियम है और वो क्या है, थोड़े से डिफिकल्ट है, तो उसको भी हम लोग आराम से समझेंगे, वो इजिली समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला नियम है बहुत सरल वाले से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें देखो नियम तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। पहला नियम जो है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई भी चीज को हम लोग ना परिभाषा से समझने की कोशिश करेंगे। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम लोग बचाने का नियम पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है, सबसे पहले देखते हैं। लिखा हुआ है तो नोट्स में तो आराम से आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करो, रोको और नोट्स को लिखते जाओ। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ना। रासायनिक परिवर्तन कब कब होता है, जब दो रसायन आपस में संयोग करते हैं तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य, पिछली क्लास में बताया था, द्रव्य किसको बोलते हैं, पदार्थ है। पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। या तो हम उसको पदार्थ बोल सकते हैं या द्रव्य भी बोल सकते हैं। पदार्थ किसको कहा जाता है, ऐसी कोई भी वस्तु जो क्या करती है, स्थान घेरती है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल उसके रूप में या फिर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है तो बहुत सरल। क्या कहता है नियम, कि हम द्रव्य को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब ये जो नियम है इसको हम सिर्फ थ्योरी में पढ़ेंगे नहीं, इसका प्रयोग करके देखेंगे। ठीक, इससे पहले मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल बताती हूँ जो आप सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जब भी मोमबत्ती को जलाया जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि मोमबत्ती जैसे जैसे जलती जाती है, थोड़ा सा बचा हुआ होता है, तो घर में अगर मम्मी है या हम लोग कोई भी मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या कहते हैं कि वो जो मोमबत्ती है वो खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो मोम है वो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो जो मोम है वो धीरे धीरे क्या होता है, गलते जाता है, और मोम से बत्ती में होते हुए वो किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। मतलब जो वस्तु ठोस अवस्था में थी वो किस में बदल गई, वाष्प में बदल गई, है ना। तो वो जो वस्तु थी उसका सिर्फ क्या हुआ, रूप में परिवर्तन हुआ, ठोस से किस में, वाष्प अवस्था में। उसका जो द्रव्यमान है वो उतना का उतना ही है। तो हम लोग उसी चीज को पढ़ेंगे कि द्रव्यमान जो है वो नष्ट नहीं होता और ना ही उत्पन्न होता है, सिर्फ वो अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे मोम ठोस था, ठोस से वो किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया। तो यही तो है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो इसको एक प्रयोग के द्वारा बताया गया है। तो वो प्रयोग क्या कहता है, देखो कि हम लोग क्या करते हैं, एक चपटी पेंडी वाला फ्लास्क लेते हैं, इसमें नीचे में थोड़ी सी रेत बिछा देते हैं और उसके ऊपर कुछ फास्फोरस के टुकड़े रखते हैं। तो जो फास्फोरस के टुकड़े हैं और ये जो फ्लास्क है वो टाइट ढक्कन लगा हुआ होगा, बंद होगा, तो भी इसमें क्या होता है, कुछ एयर रहती है ना, वायु रहेगी। तो जैसे ही फास्फोरस को हम क्या करते हैं, रेत के ऊपर फास्फोरस रखेंगे और ढक्कन को अच्छे से बंद करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसका द्रव्यमान देख लेते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है। तो हमने देखा कि इसका जो द्रव्यमान है वो चेक कर लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको गर्म किया। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो ये जो फास्फोरस है वो वायु से क्रिया करके क्या बनाता है, P2O5। तो P2O5 को क्या कहते हैं हम लोग, फास्फोरस। इसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरस। और ऑक्सीजन कितना है, 5 है, तो पेंटा। और इसके साथ क्या है, ऑक्साइड, मतलब ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। तो ये हो गया, रेत ने जब वायु से क्रिया करी तो क्या बना, यहाँ पर P2O5 बना, फास्फोरस, पेंटा, ऑक्साइड बना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हमने इस फ्लास्क को गर्म किया था उससे पहले का द्रव्यमान
और जब हमने इसको गर्म किया, मतलब ये पेंटा ऑक्साइड बनाया, उसके बाद भी उसका द्रव्यमान उतना ही था। मतलब हमने दोनों को कंपेयर किया कि गर्म करने के पहले भी इसका द्रव्यमान वही है और गर्म करने के बाद भी इसका द्रव्यमान वही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये जो द्रव्यमान है वो फिक्स होता है, इसके सिर्फ अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। मतलब ये जो ठोस था, ठोस केवल फास्फोरस थी, उसने क्या बनाया, वाष्प में पेंटा ऑक्साइड का निर्माण किया। तो ये वैसे ही था जैसे हमने मोम के बारे में पढ़ा। तो इसको आप लोग थ्योरी में लिखना कि हमने क्या लिया, चपटी पेंदी वाला फ्लास्क लिया, उसमें रेत रखते हैं। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझो चित्र से कि हमने रेत लिया, रेत के ऊपर फास्फोरस रखा और ढक्कन को अच्छे से बंद कर दिया। फिर जब हम इसको द्रव्यमान देखते हैं तो द्रव्यमान नोट कर लिया। फिर जब हमने इसको गर्म किया तो द्रव्यमान देखा, तो गर्म करने के पहले और गर्म करने के बाद का द्रव्यमान क्या था, फिक्स था। तो यही है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ इसका रूप में परिवर्तन यहाँ पर हुआ है। चलिए, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका जो गणित है वो कमजोर हो। तो जहाँ जहाँ पर जरूरत होगी मैं आपको न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगी, क्योंकि क्या होता है, अधिकतर बायो वाले बच्चे लोग को गणित से डर लगता है। तो वही चीज हटाना है, सभी को न्यूमेरिकल करना है, चाहे एग्जाम में आए या फिर ना आए। तो मैं उसको बहुत सिंपल तरीके से जो नियम हमने पढ़ा है उसको गणित के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16.8 ग्राम क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थी, और उसमें 12 ग्राम क्या था, CH3COOH, जिसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो CH3COOH यह एसिटिक एसिड से अभिक्रिया कराने पर अवशेष का द्रव्यमान कितना पाया गया, 12 ग्राम पाया गया। तो मुक्त हुई CO2 की गणना करें। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, और ये जो है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही बताएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले तो हम लोग रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन क्या है, CH3COOH की क्रिया किससे करानी है, NaHCO3। तो लिखते हैं CH3COOH, जिसको क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड। जिसको नहीं पता है वो लोग नोट करेंगे, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, NaHCO3। जब भी गणित में कोई क्वेश्चन हो तो वहां पर जो भी फॉर्मूला है उसको रिएक्शन कराया करो, तभी तुम्हारा जो गणित है वो थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की क्रिया हम कैसे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनेगा H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये देख सकते हो कि यहाँ से OH और इसका H बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा, सबसे पहले देख लो CH3COONA बनेगा, है ना। कैसे बन रहा है, ये Na और ये CH3COO ग्रुप। तो यहाँ से क्या बनाया, CH3COO और ये Na, ये बन गया CH3COONA। अब क्या बचा हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये वाला भी हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, यहाँ बनेगा प्लस H2O। अब यहाँ CO3 था तो एक ऑक्सीजन ये वाला हुआ, तो क्या बचा हमारे पास, 2 ऑक्सीजन बचा, तो प्लस ये हो गया CO2। समझ आ रहा है रिएक्शन। हमने एसिटिक एसिड की क्रिया किससे कराई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और यहाँ पर क्या बना, CH3COO, और इसका इसने क्या ले लिया, Na ले लिया, तो ये हो गया CH3COO Na हुआ। और इसके साथ क्या बच रहा है, H2O, मतलब ये वाला H, ये H और इसका O, H2O बनाया, CO2 मतलब CO3 था तो एक ऑक्सीजन ये ले लिया, एक ऑक्सीजन ये, है ना। तो यहाँ से हमारा बन गया CH3COONA। तो इसका द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है, इसका द्रव्यमान है 20 ग्राम, और NaHCO3 का द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम है। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 ग्राम। और ये जो था CH3COOH, ठीक है, तो ये जो CH3COOH है इसका जो मान है वो क्या होगा हमारा, ये है, ठीक, एक मिनट, 16.8 ग्राम क्या था, NaHCO3। तो ये जो NaHCO3 है वो कितने ग्राम है, 16.8 ग्राम। ठीक है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कितना ग्राम है, 12 ग्राम है। और जो CO2 है, मतलब जो इसका जो अभिक्रिया से बना है उसका द्रव्यमान कितना हुआ, 20 ग्राम। ठीक है, तो पहले तो ध्यान रखो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। मतलब ये दोनों क्या है, अभिकारक। दो अभिकारक मिलकर के क्या बना रहे हैं, उत्पाद का
निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, CO2 का द्रव्यमान। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखो अगर हमारे पास दो चीजें दी है, एक A है और एक B है ना, तो हमको क्या करना है, और हमको C को निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर C है और बराबर में क्या है, टोटल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दो जो चीजें हैं उसको जोड़ेंगे और टोटल में से क्या करेंगे, माइनस। जैसे इसको इधर ले आओ, A प्लस B माइनस क्या कर लेंगे, टोटल जो रहेगा वो, और ये जो C है वो क्या चला गया, इधर चला गया, तो वही चीज हम लगाएंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम, तो ये हो गया 12.0 ग्राम। ठीक, प्लस ये कितना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 16.8 ग्राम। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इसके साथ जो टोटल है उत्पाद कितना बना है हमारा, 20 ग्राम। तो जो 20 ग्राम है उससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमको CO2 की जो मात्रा है वो निकल जाएगी। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिला हमको, 8.8 ग्राम CO2 मिला। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का द्रव्यमान जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने क्रिया करी तो हमने क्या देखा, यहाँ पर कितना बना, 20 ग्राम CH3COONA बना है। तो इसको हम दो को जोड़ के एक से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, 8.8 ग्राम CO2 जो है वो हमको प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस गणित को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम का नाम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो जो स्थिर अनुपात का नियम है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, प्राउस्ट ने दिया, और इससे पहले जो नियम पढ़े थे वो नियम उसको किसने दिया, लेवॉइजियर। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि रसायन विज्ञान के पितामह कौन थे, लेवॉइजियर। तो आप लोग को लिखना आ ही गया होगा, तो ध्यान देना, जो इससे पहले वाला नियम था वो किसने दिया, लेवॉइजियर ने, और जो सेकंड नियम है स्थिर अनुपात का नियम वो किसने दिया है, प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो नियम है वो क्या कहता है। देखो नाम से समझना क्या है नियम हमारा, स्थिर अनुपात का नियम। मतलब ये जो अनुपात है, मतलब इसको समझो, बिना पढ़े समझना कि अगर हमने दो तत्वों को मिलाया होगा। ठीक है, देखो केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, दो तत्वों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो वो उसी की बात कर रहे हैं कि अगर हम दो तत्वों को मिलाएंगे तो उसका जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, स्थिर अनुपात रहता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे दी है, हमारे जो प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि किसी शुद्ध रासायनिक पदार्थ के विभिन्न अवयवी तत्वों का जो अनुपात है वो क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन होता है, उसको एज इट इज, मतलब बुक में जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिखना, उसको तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, भले आप जब उसको समझाना चाहते हो तो सरल भाषा में समझाओ, लेकिन परिभाषा को हम लोग को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहता है कि अगर हमने कोई भी शुद्ध रासायनिक पदार्थ लिया तो उसमें जो भी तत्व होंगे उनका जो अनुपात है वो कैसा होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो वही क्या है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, तो जब भी मैं आपको कोई चीज समझाती हूँ तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं कि डेली लाइफ में उसका क्या यूज है। ठीक है, तो इसका भी डेली लाइफ में यूज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका जो सत्यापन है, प्रयोग है, उसको देखते हैं कि इसका जो प्रयोग है उसको हम लोग H2O को लेते हैं, है ना। जब भी हम H2O की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, तो जल है, क्या ऐसा होगा कि मैं ये कहूंगी कि मेरे घर का जो पानी है उसका सूत्र अलग होता है और आप लोग कहोगे कि आपके घर का पानी है उसका सूत्र अलग होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। मतलब जो जल है उसका जो अनुपात है वो क्या रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा। चाहे वो जल मेरे घर का हो, चाहे वो आपके घर का हो, चाहे वो नदी का हो, कुएं का, झरने का, या किसी समुद्र का, है ना। हर जगह जो जल है उसका अनुपात स्थिर ही रहेगा। यही हमारा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम है कि जल का सूत्र क्या है, H2O ही है, और वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होगा, वही क्या कहलाता है, H2O। तो सीधे से याद रखो, जल का अनुपात हमेशा स्थिर होना चाहिए, चाहे वो जल नदी का हो, कुएं का हो, मेरे घर का हो या आप लोगों के घर का हो, सारे जो जल है उनका अनुपात क्या है, स्थिर होता है। तो यही क्या कहलाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो नियम है यहाँ पर देखना, जब हम इसका अनुपात निकालते हैं, अब अनुपात की बात आ ही रही है तो हम लोग अनुपात में देखते हैं कि जो H2O है वो किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 8 होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसका जो अनुपात है वो क्या होता है, 1:8 के रूप में उपस्थित है, ठीक है। तो यही जो है वो हम इसी अनुपात की बात कर रहे थे। वैसे ही जब हम CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, जैसे हमने लिया CaCO3, कि क्या बोलते हैं CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। इसके ऊपर ऐसा त्रिभुज लगा है, तो समझ जाना जब भी त्रिभुज लगा है मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने CaCO3 को गर्म किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो CaO प्लस CO2। तो CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 को सब लोग जानते ही होंगे क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर ये ऐसा एरो दिखेगा, ठीक है। इस एरो का क्या मतलब है, जब भी ऊपर एरो दिखे तो समझ जाना कि ये गैस है और गैस जो है वो उड़ जाती है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ एरो लगा करके दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी हमको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही हम लोग C+O2 दोनों को हमने गर्म किया तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो हम लोग देख सकते हैं रिएक्शन में कि हमने दो अलग अलग चीजों को मिक्स किया, यहाँ पर भी CO2 बना, इन दोनों को भी मिक्स किया, यहाँ पर भी CO2 बना, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर स्थिर अनुपात के नियम से क्या इसका कनेक्शन है। तो कनेक्शन है, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, चाहे मैं इसका द्रव्यमान निकालूं चाहे मैं इसका द्रव्यमान निकालूं, इनका अनुपात स्थिर ही रहेगा, है ना। निकाल करके देखते हैं, यहाँ पर CO2 कैसे बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो देखो जो इसका अनुपात है हम लोग वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो क्या होता है, द्रव्यमान के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान सबको मालूम होगा, द्रव्यमान जो होता है परमाणु क्रमांक को जब हम डबल कर देते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है, द्रव्यमान। तो सबको मालूम है कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6, तो उसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, 8 होता है। तो जब हम इसको डबल करेंगे, है ना, तो जब भी हम इसको क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो यहाँ पर इसको जब भी डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 8 क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है इसमें देखो एक ऑक्सीजन का तो 2 हुआ, लेकिन यहाँ पर CO2 की बात हो रही है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो मैं इसको भी क्या कर सकती हूँ, 32 कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 32 करेंगे, क्योंकि CO2 जो है वो 2 ऑक्सीजन से मिल करके बना है, ठीक। अब ये किस में है, अनुपात में है। तो अनुपात जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या ये किसी से कट रहा है क्या, है ना। तो 4 का जब हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, तो ये 3 बार में 4 3 12 मतलब 4 तिया 12 और 4 8 32 मतलब 8 बार में जा रहे हैं। हमेशा ध्यान देना कि उसको हम सरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको देखा 4 तिया 12 और 4 8 32, तो इसका जो सरल अनुपात है वो कितना निकला, 3:8। तो बच्चों हमारा नियम बहुत सिंपल सा है, वो यही कहता है कि चाहे हम कोई भी तत्व को मिक्स करें उसका जो अनुपात है वो निश्चित रहना चाहिए। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, CO2 से भी हमने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, लेकिन इनका अनुपात चाहे ये रहे चाहे ये, हमारा जो अनुपात है वो कितना आया, 3:8 ही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा दूसरा नियम हुआ कौन सा, रासायनिक संयोग का नियम, है ना, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम, जो कि क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करेंगे, तो हम लोग को मालूम है केमिस्ट्री में जब भी हम लोग रिएक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर क्या होता है, दो तत्व क्या करेंगे, आपस में संयोग करेंगे और वहां पे एक यौगिक का निर्माण करेंगे, है ना। तो जब दो तत्व संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करता है और उनका एक क्या होता है, सरल अनुपात होता है, ठीक है। तो अब ये जो सरल अनुपात है वो कैसे होगा, देखो हम उदाहरण देखते हैं इसका। हमने क्या देखा, जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, है ना। तो जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो दो प्रकार के तत्व बन सकते हैं। एक तो H2O मतलब जल, और एक क्या बन सकता है, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो जल है इसका अनुपात कितना होगा, देखो ये 2 अनुपात में है क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, उसका द्रव्यमान कितना होगा, 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2:16। वैसे ही
हाइड्रोजन का अभी भी एक निश्चित अनुपात है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। एक ऑक्सीजन का 16 था तो 2 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या निकला, 32। अब हम इसको एक बार देख लो कि क्या हम इसको एक सरल अनुपात में और तोड़ सकते हैं, तो हाँ हम बिल्कुल इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:8। तो दोनों सही होगा, चाहे आप ये लिखो चाहे ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 16 बार में जाएगा, है ना। 16 दूनी क्या होता है, 32 होता है। ठीक है, तो ये 1:16 हुआ। तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों तो फिक्स है, तो इनका एक निश्चित अनुपात है। ठीक है, तो इसको हम स्थिर रखते हैं। और जब हम दूसरे तत्व को आपस में संयोग कराते हैं तो वो क्या है, ऑक्सीजन को देखो, जब हमने एक ऑक्सीजन को दूसरे से संयोग करा है तो चाहे आप 8:16 लिखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1:2 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके क्या बना रहे हैं, यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी एक तत्व का द्रव्यमान, मान लो ये तत्व है, इसका द्रव्यमान क्या है, स्थिर है, तो दूसरे तत्व की अधिकतम मात्रा से संयोग करता है। तो ये जो है, ये दोनों ऑक्सीजन, इनकी अधिकतम मात्रा, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या किए, संयोग किए। इनको हमने क्या कर दिया, स्थिर माना। तो हमने क्या देखा कि 8:16, तो 8:16 लेंगे तो भी ये कितना आएगा, 8 दूनी 16। और अगर हम 16:32 भी ले लेंगे तो भी हमारा क्या आ रहा है, वही अनुपात आ रहा है, 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो दोनों में क्या है, एक निश्चित अनुपात है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा 3 नियम। अगले के नियम, जो आगे का नियम है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग आगे लाइव क्लास स्टार्ट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।